दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। ये क्लास चलती है सुबह 10 बजे। आज की इस क्लास में हम ईवीएस के पिछले पेपर को हल करने वाले हैं। 2018 और 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था ये हल करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी किताबों में आंसर्स गलत मिलते हैं और उन्हीं किताबों को आधार मान करके जो यूट्यूब पे अन्य यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चलती हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या लगाएंगे। हम किसी भी यूट्यूब चैनल की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी किताब में किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा हुआ है तो उसको सही कर लीजिएगा। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी टेट में प्रश्न गलत पूछे गए हों और आंसर गलत दिए गए हों, किसी किताब में गलत छपा हो। ये रिकॉर्ड है कि यूपी टेट की परीक्षा जब हुई है 2-4 प्रश्न विवादित जरूर रहे हैं, ताकि मामला कोर्ट तक जाए और लंबा खिंचे। चलिए शुरू करते हैं। जो विवादित वाले प्रश्न हैं उनके आंसर्स को हम विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि उसमें ऑफिशियल आंसर क्या दिया गया है, और आपको अगर ये प्रश्न रिपीट होता है, दोबारा से पूछा जाता है, तो आपको इसमें आंसर क्या लगाना होगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नो डाउट आपने इन क्वेश्चंस को बहुत बार विभिन्न यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे भी पढ़ा होगा, इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर बताते हुए चलते हैं। अगर आपके पास कोई भी किताब है प्रीवियस ईयर की, या आपने किसी भी प्रश्न का आंसर कुछ और पढ़ रखा है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं वो कौन सा है? तो उसको हम जलकुंभी कहते हैं, एखोर्निया क्रॉसिपम कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इस प्रश्न का आंसर कई किताबें लिखती हैं ऑप्शन नंबर ए, बट जब हमने इसको ऑफिशियली चेक किया, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? आपका यूपी टेट का 2019 का क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज नंबर बी है, ध्यान रखिएगा। और ले चलते हैं हम आपको ईवीएस वाले सेक्शन में, इसी क्वेश्चंस को खोजते हैं और आपको विद ऑफिशियल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की से दिखाते हैं कि आयोग ने इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था। यहीं पर प्रश्न कहीं होगा। इसमें कम से कम 3-4 प्रश्न ईवीएस में ऐसे थे जिसमें काफी विवाद हुआ था। प्रश्न संख्या 142 है। यहाँ पर वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? हमने आपको बताया कि कई किताबें इसका आंसर लिखती हैं कि यह प्रजनन नहीं कर सकता, और यही कई यूट्यूब चैनल पे भी आपको देखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑफिशियल आंसर है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस के अजैविक होने का ये लक्षण है, तो इसका चौथा ऑप्शन होगा। कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 142 है, बुकलेट सीरीज बी है। अब आपको ले चलते हैं इसके हम ऑफिशियल आंसर की तरफ, जो यहां से स्टार्ट हो रही है। 2 बार आंसर की आती है, एक पहले आती है, फिर एक आती है रिवाइज्ड आंसर की। तो यूपी टेट 2019 रिवाइज्ड एंड फाइनल आंसर की 31 तारीख को ये जारी की गई थी। बुकलेट सी में आपको हम क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं कौन सा था। जहां तक मुझे याद है 142वां प्रश्न था, और 142वें प्रश्न में यहां पर चौथा विकल्प दिया गया है। तो इस तरीके से हम आपके डाउट को दूर करने वाले हैं। 142 का चौथा विकल्प बुकलेट सीरीज यहाँ पे कौन सी है? बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा सा 142 का। तो यहां पर भी आपका 142 का डी ऑप्शन सही होगा। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 3 सही जवाब होगा। यहां पर इथाइलिन कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है? इस प्रश्न का भी कई जगह आंसर अलग अलग देखने को मिलता है। हमने इसको भी क्रॉस चेक किया, तो इस प्रश्न का जो हमें आंसर देखने को मिला वो मिला प्रश्न संख्या 4 का क्लॉस्ट्रीडियम। कई किताबें इसका आंसर एजिटोबैक्टर लिखती हैं, तो यहां पर आप इसको भी करेक्शन कर लीजिएगा। 4 का पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से एक प्रकार का खाद्य संक्रमण है। ये जो है आमतौर पर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मीट, मिट्टी और शहद जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इससे ये बीमारियां शिशु के पाचन तंत्र में फैलती हैं और बोटुलिज्म का कारण बन सकती हैं। ये है इसका फिगर क्लॉस्ट्रीडियम का। तो इस प्रश्न का आंसर पहला ऑप्शन सही होगा। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? प्रश्न संख्या 5। जितने भी लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात।
कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है, जिससे जुड़ करके आप सारी क्लासेस के लिंक और पीडीएफ को भी प्राप्त कर पाएंगे। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर बी डीएनए, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहां से कहां चली थी? प्रश्न संख्या 6। उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 के लिए बंबई से ठाणे के बीच चली थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां आयोजित होता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर नासिक में? 7वें प्रश्न का उत्तर होगा एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1971, 1962, 1951 या फिर 1981? प्रश्न संख्या 8 सही जवाब होगा 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 9, 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28। उत्तर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 14 से 18। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न भी विवादों में गिरा था, तो इस बार भी जो परीक्षा होगी आप ऐसी तैयारी मत करिएगा कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे अटके हों, ठीक है, ऐसी तैयारी मत करिएगा। 120 का टारगेट करके ले चलिएगा। अगर 2-4 प्रश्न विवादित होते भी हैं तो कम से कम आप श्योर, अपने आप को सेफ समझे। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा, यहां पे सिर्फ ये पूछा गया है कि लचीला संविधान, कई सारे लोग किताबों का सोर्स लगा करके इसका आंसर चैलेंज कर रहे थे कि इसका आंसर भारत होगा, बट आयोग ने भारत नहीं माना। आयोग ने कहा यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। इस आधार पे इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसका भी आंसर कई किताबों में गलत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको अभी कई लोगों ने हमसे डाउट में पूछा भी था कि सर इसका आंसर क्या होगा। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखी, ग्रामीण, अपखंडित, नगरी? तो पूर्वा जो है ये ग्रामीण में आता है। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर छोटे छोटे जो गांव होते हैं, पंडित पूर्वा में खासकर नाम याद आ रहा है क्योंकि हमारे बगल में ही है। रामपुरवा, पंडित पूर्वा, इस प्रकार के जो पूर्वा होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, यूराल, अरावली, किलिमंजारो? 12वें प्रश्न का उत्तर होगा किलिमंजारो, यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। एलिफेंटा द्वीप कहां स्थित है? मुंबई तट, गोवा तट, कच्छ तट या फिर गंगा डेल्टा? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम बात करेंगे, यहां पर उत्तर होगा मुंबई तट पर स्थित है एलिफेंटा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 14, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 14, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां वर्षा होती है वहां पर पाए जाते हैं मानसूनी वन। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार, कार्बी एंगलोंग पठार किसका विस्तार है? तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का या फिर शान पठार का? 15वें प्रश्न का उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है कार्बी एंगलोंग पठार। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में? 16वां प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संघ का सम्मिलित करना है आपको, किसके साथ इसका होगा? राज्य का कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, नगर निगम का मेयर होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच हो जाता है, भारतीय संघ का प्रधानमंत्री। तो 18वें प्रश्न का यहाँ पर कूट आधारित आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 2। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ? यह भी एक विवादित प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 19, कई लोग इसका आंसर, इसमें एक ऑप्शन ही गलत है, पंजाब होना चाहिए था ऑप्शन, बट जो ऑप्शन है यहां पर उसके हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो केरल होगा, 1959। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी कर लगाए जाते हैं, तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या फिर टैंगा? तो रेंडियर पाया जाता है आपका टुंड्रा प्रदेश में। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेरीज? डाउन्स भी होता है, पंपास भी होता है, प्रेरीज भी होता है, लेकिन कंपास ये घास से संबंधित प्रदेश नहीं है। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका? 23वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर एशिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ।
भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, या फिर झारखंड में? ये प्रश्न आपने पहले भी पढ़ रखे हैं कई बार, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि बहुत स्पीड में है, तो स्पीड में कराने का यही मतलब है कि आप बस सरसरी नजर से देख लें, बस रिवाइज कर लें तरीके से। 24वें प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में? भिलाई संयंत्र जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ में है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूपनेक्टेला या फिर इनकस? 26वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये अचल जीव का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 27, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। देखिए, जो 2018 का पेपर आया था ईवीएस का, वो आसान था। 2019 में साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, साइंस के क्वेश्चंस ने यहाँ पे घुमाया था। और ठीक है, देखते हैं इस बार कैसा पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएं, लवक, सेलुलोस कोशिका भित्ति या फिर तारककाय? अनुपस्थित पूछ रहा है, पादप कोशिका में तारककाय नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्रश्न संख्या 29, ग्रंथि पूछ रहा है, यकृत हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा? यूपी स्पेशल से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर होगा सारस क्रेन। अब हम आपको 2018 का पेपर हल कराते हैं। 1 मिनट में आपने 30 क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा आसान था, ये पेपर आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन के लिए वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एसोराल कैन का प्रयोग, ये सभी जिम्मेदार हैं, तो 2 का यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ये प्रश्न 2016 या 17 में पूछा गया था, 18 में फिर से पूछ लिया गया। उत्तर होगा यहाँ पर जेट्रोफा के साथ। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप बिल्कुल दैनिक जीवन से आपके जुड़ा हुआ है। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, हिंट भी दे दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका वानस्पतिक नाम भी दे दिया, तो आप जान गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तुलसी की पत्ती, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं और औषधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कोर्ट में गया था, इसका आयोग ने आंसर सिंपल सा दे दिया था, पीने योग्य जल। कई किताबों का प्रूफ लगा करके आशुद्ध जल साबित करने की कोशिश की गई थी, बट ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? प्रश्न संख्या 6, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी ये घटना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। MS स्वामीनाथन हैं पारिस्थितिक वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा कृषि वैज्ञानिक हैं, तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सांस लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर हो जाएगा यहां पर 11वें प्रश्न के लिए, मृतक बच्ची कहा जाता है जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रश्न संख्या 12, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। प्रश्न संख्या 13, 16 घास स्थल जो है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? प्रश्न संख्या 14 उत्तर होगा यहां पर इन सभी जगहों पर, तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सभी, इसका आंसर जो लोग डी लगा रहे हैं उन सभी का उत्तर सही है। प्रश्न संख्या
15 देखिएगा, मिनी माता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करिएगा आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लाइव जुड़े एक बार शेयर करें इस क्लास को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर क्या होगा यहाँ पर, पारा की अधिकता। ये भी प्रश्न कई लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया था, हम आपको बता रहे हैं इसलिए इस चीज़ों को, ताकि आप मतलब अवेयर रहें पहले से, ऐसी कोई गलती ना करें कि आपको भी वेट करना पड़े आंसर का। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर होगा यहाँ पर 16वें प्रश्न के लिए दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है ओजोन परत का। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। इनमें से कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 17 उत्तर होगा यहाँ पर हीरालाल जे कानिया, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब होगा विलुप्त के करीब जो जीव है इनका डेटा इसमें रखा जाता है और IUCN के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। रेड डेटा बुक यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इस प्रश्न को लेकर के भी कई सारे स्टूडेंट ने चैलेंज किया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नहीं EVS में पूछा जाना चाहिए था, इस पे कॉमन नंबर मिलना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक आध प्रश्न ऐसा आएगा, आ सकता है, ये नहीं कह सकते कि आएगा ही, ऐसा प्रश्न आ सकता है। आपको विचलित नहीं होना है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, उस समय के लिए उसमें आप तुक्का लगाइएगा या फिर उसको स्किप करिएगा, ऐसा नहीं कि उसमें उलझे रहें। ये एक छोटी सी टिप्स है। रेखा शर्मा इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, आहूत का मतलब कौन बुलाता है। प्रश्न संख्या 20 तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 20 का यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 21 तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ भाग 9 में। अगला प्रश्न देखिएगा, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या फिर संसद की शक्तियों से। 74वें संविधान का संबंध जो है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से है। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, 73वें का संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। प्रश्न संख्या 23। 23वें प्रश्न का उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा यहां पर इंग्लैंड से, अर्थात तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। चुनाव जो भी होते हैं लोकसभा विधानसभा, इसकी अधिसूचना जो है जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या फिर प्रश्नकाल। 26वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्नकाल कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है, पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। संग्रहण का मतलब ही होता है कि अब उसको जो है ग्रहित मतलब का है, ग्रहित का मतलब ही हुआ कि आप उसको स्टोर करें, ग्रहण करें। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां है काजीरंगा, बताइए। ऑप्शन में हम आपको दे दें कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये जो है काजीरंगा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता। देखिए पूछ रहा है यहाँ पर कि एक क्रम कौन सा यहाँ पे मेंटेन है।
29वें प्रश्न में। तो भाई उत्पादक पहले होंगे, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही अपघटक हो जाएगा, पहले कुछ उत्पादन होगा, उसको खाया पिया जाएगा, है ना। यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखिए, उत्पादक पेड़ पौधे आ जाएंगे, उपभोक्ता हम लोग आ जाएंगे, अपघटक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पे बाल विकास की जो जबरदस्त क्लास हुई थी वो यहाँ पर वीडियो बन करके आ रहा है, यहीं से आप क्लिक करें और क्लास को देखें। क्लास को देखने के बाद मजा आ जाएगा। उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो इसको जरूर देखिएगा। इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास चलती है सुबह 10 बजे और सीडीपी की क्लास चलती है शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।